आइए इस स्वतंत्रता दिन पर आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को स्वतंत्रता का आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज राष्ट्रीय पर्व है। अलग अलग तरह के पर्व होते हैं, कुछ धार्मिक पर्व होते हैं, कुछ लौकिक पर्व होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक पर्व अपनी अपनी श्रद्धा आस्था परंपरा के अनुरूप जो मनाए जाते हैं, जैसे पर्वाधिराज पर्युषण आ रहे हैं, नवरात्रि आएगी, अपने अपने हिसाब से सभी मनाते हैं। ये धार्मिक पर्व। लौकिक पर्व में दीपावली है, दशहरा है, ये सारे लौकिक पर्व हैं। और राष्ट्रीय पर्व में 2 दिन आते हैं हमारे भारतवर्ष में वर्तमान में। कौन कौन से? 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो 2 दिन ये राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त में और 26 जनवरी 2 दिनों में क्या फर्क है? एक दिन में पूरा मनता नहीं इसलिए 2 दिन मनाया जा रहा है, या क्या है इसमें? दोनों में बात क्या है, फर्क क्या है? हाँ हाँ, आप इतना फास्ट बोलेंगे तो मैं अगर फास्ट बोलूं तो भी नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा आप है ना, हाँ बोलिए। छब्बीस जनवरी को संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त को आजादी मिली। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन। अभी हर जगह जो है इस स्वातंत्र्य दिन को सरकार द्वारा, शासन द्वारा आजादी का जश्न इस रूप से हाईलाइट किया गया है। ये उत्साह, ये उल्लास, ये उमंग, ये हमारे भीतर रहे हुए अपने भूमि के प्रति गौरव के अनुभव को कराने वाली, मातृभूमि का गौरव अनुभव कराने वाला ये अवसर। तो इसको क्या मिली? आजादी मिली। हमारे देश को आजादी मिली इस 15 अगस्त को, आज से कितने वर्ष पहले? 78 वर्ष पहले। हाँ, 78 आसान हो जाता है बोलना। आपने को इंग्लिश में पढ़ते भी है, बोलते भी है, लिखते भी है तो आसान होता है। 78 हिंदी थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो 78 बार। आज से 78 वर्ष पूर्व भारत देश को आजादी मिली। आजादी का मूल मंत्र क्या होता है?
उत्तराध्ययन सूत्र में शास्त्रकार बतलाते हैं, छंदम निरोहेण भुवे मोक्षम आसे जहासी कियवम मधारी पोवायुवासायम चरे पमत्तो एवं मुनिखी पमुवे मोक्षम। जो प्रशिक्षित अश्व होता है, शिक्षीय, और जिसको लगाम है, ऐसा वह अश्व छंदम निरोहिण, अपने इच्छाओं को रोककर, अपनी मनमानी को रोककर, जैसे आजाद रहता है, जैसे वह मंजिल को प्राप्त करता है, वैसे ही वर्षों तक अप्रमत्त रहकर मुनि जो है शीघ्रता से आजादी को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करते। छंदम निरोहिण और सिक्खियवम, ये तीन शब्द समझने लायक। आज हमने आजादी के सही अर्थ को भुला दिया है। आजादी का अर्थ हमने क्या माना है? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। हमको लगता है आजादी ये होती है। इस प्रकार की हमारी आजादी की कल्पना में आज हमारा राष्ट्र, आज हमारा समाज, आज हमारा परिवार बिखर रहा है, दिशाहीन हो रहा है, गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। आजादी का सबसे पहला अर्थ हमारे ज्ञानियों ने किया, छंदम निरोहिण। जहां तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हो, वहां तुम वास्तव में आजाद हो। हमारी इच्छाएं जब अमर्याद हो जाती हैं, हम अपने इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। बाहर की शक्तियां बाद में हमारे ऊपर हावी होती है, सबसे पहले हमारे ऊपर कौन हावी होती है? हमारी इच्छाएं, हमारी मनमर्जी हमारे ऊपर सबसे पहले हावी होती है, वो हमको गुलाम बनाती है। आप देखो, कई पदार्थ ऐसे हैं कि उन पदार्थों का गुलाम हमारा ये बुद्धिमान इंसान बन जाता है। वे पदार्थ, वे वस्तुएं, वे चीजें, उन सारी बातों को वो किसके नाम पर लेता है? आजादी के नाम पर। हमको तो मौज करना है, आज आजादी है, हम मन आया जो करेंगे, हम आजाद है, जो मन होगा करेंगे। और जो मन होगा करेंगे तो ओ मन बांधरो रे, ओ मन बांधरो रे, यो तो घनी फदा क्या मारे, ओ मन बांधरो रे, यो तो घनी फदा क्या मारे। ये मन ऐसा है। इस मन के अनुसार अगर आप चलते रहे तो अपने जीवन में सही आजादी को, सही मुक्ति को नहीं पा सकते। हम और उलझते जाते हैं, इच्छाएं ऐसी होती उलझाती जाती है। ये आजकल ऐसी ऐसी हमारे सामने अलग अलग तरह की चीजें आती है, बातें आती है कि व्यक्ति उनमें फंसता चला जाए। फंसना यानी
बंधन, फंसना यानी गुलामी, और एडिक्शन यानी फंसना है। एडिक्शन आजादी नहीं हो सकती। शुरुआत भले ही उस रूप में हो जाए, लेकिन उसके बिना चैन ही नहीं पड़े तो ये क्या है? गुलामी है। हर जगह वो अपना असर बताती है तो वो गुलामी है। ये गुलामी, ये हमारी सबसे बड़ी क्या होती है? गुलामी यानी क्या होता है? गुलामी यानी हमारी वह एक तरह से कमजोरी होती है। क्या होती है? कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, अगर उसको गुलाम बना दिया गया है तो वह अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको कहे खड़ा हो तो खड़ा होना पड़ेगा, बैठ जाए तो बैठना पड़ेगा, ये कर तो यही करना पड़ेगा। गुलाम शरीर से कितना भी ताकतवर हो, वो जैसे हुक्म का ताबेदार होता है, जो उसको ऑर्डर की जाती है, ही मस्ट फॉलो इट। ही कांट डू एनीथिंग विच ही विशेष ही वांट्स। जो वो चाहता है वो नहीं कर सकता है। और आज ऐसी ही गुलामी है। किसी को, अब मैं गिनाऊं या आप गिनाएंगे गुलामियां? छोटे बड़े सभी आज चाय पी रहे, मीठे मीठे जहर के सहारे जी रहे। शुरुआत वहां से। आप समझते नहीं, एक चुस्की ले लिया ने, वाह क्या आनंद आ गया। आपको लगता है जैसे आप ही जाकिर का हो गए। लेकिन ध्यान रखना, ये आदत ये आपको क्या बनाती है? नहीं मिले तो उपवास नहीं हो सकता है। ये नहीं मिलती है इसलिए उपवास नहीं हो सकता, ये नहीं मिलती इसलिए एकासन नहीं हो सकता, ये 2 समय चाहिए 3 समय चाहिए नहीं मिल सकती इसलिए बियासन नहीं हो सकता, ये सुबह भी चाहिए रात को भी चाहिए इसलिए रात्रि भोजन त्याग नहीं हो सकता। कितना हमको बांध के रखती है। हमको लगती है साधारण, क्या हो गया है? ये भी है ना। आप एक ध्यान रख लेना, कोई चीज जब तक कुछ लोगों में है तब तक उसको क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। लेकिन वो सब में आ जाती है तो उसको भी स्टेटस का विषय ये आ जाता है। पहले समय में कोई अगर साइकिल पर या बैलगाड़ी में जाता था या कोई बात साधन में जाता था तो कहते थे अरे 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 बेचारे को चलना नहीं आता है। उसके प्रति क्या आती थी मन में? सहानुभूति आती थी, करुणा आती थी, अरे बेचारा चल नहीं पा रहा है। और अब कोई पैदल चले, है देखो बेचारे की क्या हालत है, इसको एक सादा 2 व्हीलर नहीं, इसके पास एक गाड़ी नहीं, अभी हालत है। यानी हमारी जो चीजें बहुत ज्यादा लोगों में स्थापित हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, उन चीजों को क्या रूप आ जाता? स्टेटस का। पर एडिक्शन इज एडिक्शन, गुलामी गुलामी है। आप अगर उसके बिना रह नहीं सकते हैं तो यू आर द स्लेव ऑफ इट। आप यदि उसके बिना रह नहीं सकते, और गुलामी बहुत भयानक होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैंने कहीं पढ़ा था किस्सा, सही घटना है, अब उसका साल वगैरह याद नहीं है लेकिन बहुत वर्षों पहले की बात है। कोर्ट में एक व्यक्ति अपने केस दाखिल किया और उसके लिए उसने बहुत बड़े नामचीन वकील को, जो कि वहां का, हाँ जी, जो भी बैठे ना कुर्सियों को उठा करके रखे, खिसका के नहीं रखे भाई साहब, पीछे वाले थोड़ा ध्यान रखे, कुर्सियों को खिसकाए नहीं, थोड़ा अपने को एडजस्ट कर ले। कुर्सी को एडजस्ट करने के चक्कर में आप सभा को थोड़ा डिस्टर्ब करते हो। सभा हो या ना हो, हमारे जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं बार बार इन आवाजों से। हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग भी ना वो एक महासत्य जी उनकी तरह कर देंगे। बैठना है तो नीचे बैठो, नहीं तो खड़े रहो। कुर्सी एक भी व्याख्यान में नहीं लगाएंगे। फिर देखो क्या मजे आते हैं। फिर व्याख्यान सुनना है तो खड़े होकर सुनो, नहीं तो जमीन पर बैठ के सुनो, कुर्सी नहीं मिलेगी।
ये खिसका खुसकाने वाले ना, इतनी सुविधा आपको संग कर देता है, इतने साथ में वहां पर लोग खड़े हैं, आपके लिए कुर्सी रखी, फिर भी वो आगे पीछे करने का आपने को आदत पड़ी हुई ना, वो आदत गुलाम आदत के बने। आज आजादी की बात कर रहे, थोड़ा सा आजाद बने, हम अपने आदतों को बदले। तो वो वकील बैरिस्टर साहब को सौंपी। बैरिस्टर यानी नंबर 1 बैरिस्टर थे। ये पूरे उस कोर्ट में सबको पता था कि अगर उस बैरिस्टर के पास कोई भी केस है तो उनका जो क्लाइंट है, उनका जो क्या रहता है वो जो उनके पास जाने वाला वादी है वो कभी भी हारेगा नहीं, वो केस जीतेगा ही। अब उसका जो प्रतिवादी था, जिसने अपनी केस लगाई थी, उसका जो प्रतिवादी था वो अब उस कोर्ट में अपने लिए किसी वकील को ढूंढ रहा है। तो उसको जल्दी कोई वकील ही नहीं मिला। वो बैरिस्टर के पास है, दूसरा कौन ले, कोई जल्दी तैयारी नहीं, क्योंकि हार जाए तो उसका और भी माइनस पॉइंट हो जाता है। कोई लेने को तैयार। एक नया वकील था, वो तैयार हुआ और उसने एश्योर कर दिया कि मैं तुम्हारी केस जीतूंगा, तुम्हारे सारे कागजात सही है, तुम्हारी केस सही है, मैं जीत के बताऊंगा। अब बाकी जो सीनियर्स थे वो विचार करने लगे, ये अभी अभी आया हुआ है कोर्ट में, इसको पता नहीं कि वो कितने मास्टर है, हर प्रकार के जितने भी कानून है उनको जानने वाले हैं, इसको पता नहीं है, नया नया आया है। अब जब इसको पता चलेगा तो ध्यान में आएगा। केस वहां पर लगा दी। अब वो दूसरी केस से, आपको पता है कि केस लगाते ही तुरंत तो कोर्ट में सुनवाई के लिए आती नहीं है, अब वहां लगा कर रखी हुई है। उसके पहले दूसरी केसेस जो पहले से रखी हुई थी वो चल रही थी, और बैरिस्टर साहब जो है उनकी केसेस का वहां पर हियरिंग और ये सारा चालू था, आर्गुमेंट चालू था उनका। तो ये जो नया वकील है ये जाकर के कोर्ट में बैठ जाता एक कुर्सी पर, और वहां बैठे बैठे उनके सारे चीजों को ध्यान से देखता सुनता कि बैरिस्टर साहब किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से उनका वहां पर प्रेजेंटेशन होता है। उसने उसका स्टडी किया, केस का स्टडी तो किया ही, लेकिन किसका स्टडी किया, बैरिस्टर साहब का भी स्टडी किया कि ये किस तरह से अपने पास रही हुई केस को वहां पर आर्ग्यूमेंट के साथ में कोर्ट में रखते हैं, कैसे उनका सारा चलता है ये। तो उस चीज को देखा, और उन्होंने जब केस शुरू हुई, बैरिस्टर साहब ने अपने सारे चीजों को जो है वो वहां पर, पहले वकील की बात आई, नया वकील था, इसको पूछा गया तुम्हारी बात रखो, फिर बैरिस्टर साहब को कहा कि अब आप बात करो। तो बैरिस्टर साहब पूरी तैयारी करके आए, उन्होंने केस का पूरा स्टडी किया होता, बहुत होशियार थे, पॉइंट सारे लेकर आए थे। वो कोर्ट में खड़े हुए अपने केस को सामने रखने के लिए, लेकिन 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बार बार अपना रूमाल लेकर के पसीना पोंछ रहे, बार बार पसीना पोंछ रहे, और फिर कुछ तो भी बोल दिए और कहने लगे बस मेरा हो गया, पूरा जो है मेरी ओर से जो कहना था कह दिया। पूरा कोर्ट आश्चर्यचकित कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी केस को इन्होंने इस तरह से अधूरे में छोड़ दिया हो, किसी केस को पूरा आर्गुमेंट किए बिना ही, पॉइंट रखे बिना छोड़ दिया हो। तो उन्होंने केस को छोड़ दिया, जज ने सामने वाले के फेवर में डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दिया, और बड़ा खुश हुआ वो सामने वाला, गया, सारी बात हो गई। अब वो सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, हुआ क्या। बैरिस्टर साहब इतने एक तरह से हर तरह सारी केस का स्टडी करके, पॉइंट्स निकाल करके जज को पूरी चीजें जो है अपने फेवर में करने वाले, जज को कन्विंस करने वाले, इनको हुआ क्या। किसी उस नए वकील के मित्र ने पूछा कि इसमें क्या था, क्या हुआ। उसने कहा मैं वहां जाता था कोर्ट में, मैंने देखा बैरिस्टर साहब जब भी बात करते थे तो उनका क्या होता था, जो कोर्ट में उनके कोट पहनते ना, ब्लैक कोट पहनते वो लोग, तो उस कोट में ऊपर का जो बटन होता है
उस बटन पर वो हाथ घुमाते घुमाते अपनी बात रखते थे। जब भी बात करते तो उनकी उंगली कहाँ होती थी? कोर्ट के बटन पर होती थी। तो मैंने जिस दिन मेरी केस स्टैंड हुई कोर्ट में, उनके ड्राइवर को, गाड़ी के ड्राइवर को पहले से ही मना रखा था, उसको पहले से ही बात कर रखी थी, कुछ पैसा दे रखा था कि सिर्फ जिस समय कोर्ट में जज साहब आए तो उनका वो बटन जो है वो निकाल के रख देना। अब वो बटन सिर्फ निकल गया तो टोटल उनका आर्ग्यूमेंट वो भूल गए। किस कारण? आदत के कारण। वो आदत के कारण इतना बड़ा बैरिस्टर भी केस हार गया। आप और हम किस खेत की मूली हम लोग। इसलिए ऐसी कोई आदतों के गुलाम ना बने। भगवान कहते छंदम निरोहेण, अपनी ऐसी किसी भी कमजोरी पर विजय पाओ तो ही तुम मुक्त हो सकते हो, तो ही तुम स्वतंत्रता से अपने निर्णय ले सकते हो, तो ही तुम स्वतंत्रता से अपना कार्य कर सकते हो और उस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हो। यू कैन सक्सीड व्हेन यू कैन कंट्रोल योर विशेष, अपनी इच्छाओं को, अपने ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे घोड़ा होता है, उदाहरण दिया, घोड़ा अगर जहां मन आए वहां दौड़ता रहे तो वह घोड़ा कहीं पर भी किसी को पहुंचा नहीं सकता है। चेतक आज भी अगर नाम से भी अमर है और उसका स्टेचू भी आज लोग बड़े गौरव से देखते हैं। किसका घोड़ा था वो? हाँ, जानते हैं आप लोग क्या विशेषता थी उसकी? कई विशेषताएं थी, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता कि जिस समय राणा प्रताप को घाव लगा तो वह अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनको अपने स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने प्राण त्यागे। ये चेतक था। तो वो क्या था? प्रशिक्षित था, वो लगाम में था और इसीलिए इतना आज अमर हो गया। हम सोचते नहीं, हम तो ऐश करेंगे, मौज करेंगे, हम तो थोड़ा सा ये लेंगे, थोड़ा सा वो लेंगे। नहीं, ये हमारी आजादी नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। जो व्यक्ति सेलिब्रेशन इसको समझता है, आजादी इसको समझता है, फ्रीडम इसे समझता है, वो सबसे बड़ा भ्रम में जीता है। स्वयं ही भ्रम में नहीं जीता है, लेकिन लोगों को भी भुलावे में डाल देता है कि अरे आजादी तो ऐसी होती है। नहीं, ये हमारा आजादी का सही अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का सही अर्थ है हमारी मन मर्जी को हमने नियंत्रित करना, हमारी अमर्याद इच्छाओं को नियंत्रित करना, हमारे जीवन में आने वाले ऐसे कई छोटी छोटी गलत आदतों को समय पर ही प्रिवेंट कर देना, समय पर ही रोक लेना। शुरुआत धीरे छोटी होती है। अब तो आप लोगों का छूट गया, रेडीमेड का जमाना आ गया, फटे कपड़ों का जमाना आ गया, फैशन आ गया, इसलिए छूट गया। नहीं तो पहले हमारी माताएं बहनें, उनका दोपहर में यही शगुफा होता था, काम होता था। उस समय सीरियल देखनी नहीं थी नहीं सीरियल। ये तो बाद में फिर आपकी क्योंकि सास भी से शुरू हुई, आपके कहानी घर घर की चालू हुई, तो अब वो घर घर लग गई सब घर को। मराठी में घर घर कहते हैं कि जो अभी ना धीरे धीरे खत्म होने वाला है, उसको कहते हैं इसको घर घर लग गई। अब वो जैसे कोई व्यक्ति ना अंतिम सांसें गिन रहा होगा तो उसको वो जो आवाज शुरू होती है तो कहते हैं इसकी घर घर चालू हो गई, अभी थोड़े समय का ही मेहमान है। वैसे ही वो घर घर की कहानी ने घर घर में घर की सारी स्थितियों को बदल दिया। ठीक है, लेकिन क्या करती थी दोपहर में? फिर सुई में धागा पिरोना, फिर वो सुई से इधर उधर पड़े हुए कपड़े सीना। पहले क्या होता था, ठंडी के दिन आने से पहले बारिश में हमारी माताएं बहनें जितने पुराने कपड़े इकट्ठा करके उसकी क्या सिलती थी? गुदड़ी सिलती थी।
कितने सारे उसमें कपड़े लगते थे, कितना सिया जाता था। अगर आप वो गुदड़ी अगर कहीं किसी के घर में पुराने जमाने की रखी हुई और अब उसमें वो स्मेल नहीं आ रही हो तो आप देखो, क्योंकि ये पनवेल में तो निरंतर बारिश चलती है तो धूप नहीं पड़ती है तो वो बाज जाएगी या नहीं पता नहीं उसकी। लेकिन वहां जो है वो गुदड़ी को अगर आप देखोगे इतना सिया हुआ रहता है, इतना धागा लगा हुआ रहता है कि किधर से इसको खोलना है समझ ही नहीं पड़ती, इतना उसको सिया जाता है। तो क्या करती थी, सुई में धागा पिरोती थी। अच्छा, हमेशा नए ढंग से पिरोती थी, ऐसे नहीं कि भाई अभी धागा रखा हुआ है तो अभी उसी से काम चलेगा, अभी कितना धागा लगा के रखेगी। तो जितना धागा है उतना काम में ले लिया, बाकी फिर वापिस नया धागा। तो कितना धागा पिरोती थी वो, सुई में डालने के लिए कितना मीटर धागा डाला जाता था, कितना मीटर धागा डाला जाता था? नहीं, अरे 1 मिलीमीटर, कितना? सेंटीमीटर भी नहीं, 1 मिलीमीटर। उतना धागा आपने अगर वो छेद में डाल दिया, उसके बाद आप कितना ही मीटर डाल दो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कोशिश किसके लिए करना है? मिलीमीटर के लिए। वो 1 मिलीमीटर अगर जिंदगी में गलत आदत आ गई तो फिर वो हमारे जीवन में कितने मीटर तक फैलेगी गारंटी नहीं है। इसलिए सावधान हो जाओ। कोई कितना भी प्रोवोक करे, कोई कितना भी आपको उकसाए, नहीं। और अगर ऐसी आदतें हैं तो हम उसको पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ दे, नहीं। हम आजाद रहेंगे, हम मुक्त रहेंगे, हम किसी आदत के गुलाम नहीं रहेंगे। हमारी ये आदत हमारी कमजोरी है, ये ध्यान रख लेना। मैं उसी के संदर्भ में बैरिस्टर साहब का बोल, इतने वह पंडित थे, विद्वान थे, होशियार थे, इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन आदत ने उनको कमजोर बना दिया। हम भी आदतों के कारण कमजोर बन जाते हैं, आदत के गुलाम न बने। ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, वो नहीं है तो भी चलेगा। और ये हमको कब ध्यान रखना है? हमारे बुढ़ापे में नहीं, हमारे जवानी में और हमारे बचपन में ध्यान में रखना है, क्योंकि आदतें तभी बनती है। बुढ़ापे में कोई आदत बनती नहीं और बनी हुई छूटती नहीं है, कितना भी कहो, वो उस पूछ की तरह हो जाती है। जब तक पाइप में डली है, हमारी जब तक एक तरह से किसी भी बात को सुधारने की प्रॉपर ऐसी एज है, उस समय में हमने समझना है ये चीज मेरी गलत हो रही है, आई विल नॉट डू दिस थिंग, मैं इसे नहीं करूंगा, क्योंकि इस आदत के कारण से मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं कमजोर हो रहा हूं, मेरी ताकत जो है वो एक तरह से मिनिमाइज हो रही है, मेरी ताकत जो है वो घट रही है। ये हमको ध्यान में आना चाहिए। छंदम निरोहेण, दूसरा शिक्षीय, तीसरा वम्म, जिसको प्रशिक्षण प्राप्त है, जो शिक्षित है कि किस तरह से उसको अपने काम को करना है, ये प्रशिक्षण उसने लिया हुआ है। आज अगर हमारी युवा पीढ़ी इतना पढ़ लिख कर तैयार हो रही है तो उसका कारण यही है कि जो सीख करके प्रॉपरली उन चीजों को समझ करके यदि करता है तो उसके लिए वो क्या कहलाता है? मास्टर कहलाता है। जो स्पेशलाइजेशन करता है उसको क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी ब्रांच को लेकर के जो स्पेशलाइजेशन करता है, उसमें विशेष ऐसी कुशलता हासिल कर लेता है, उसको मास्टर्स कहा जाता है। तो वो मास्टर कब होता है? जब शिक्षित होता है। When he was trained, ट्रेंड वो वाला नहीं है, TREND वाला ट्रेंड नहीं, वो तो गुलाम बनाता है, आप उसके चक्कर में ही मत आना, ध्यान रखना। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के पीछे हम फैशन के गुलाम बनते हैं, ट्रेंड के पीछे व्यसन के गुलाम बनते हैं। ट्रेंड नहीं, TRAINED, ट्रेंड यानी शिक्षण की गए। पहले जब कोई भी, जिस समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करने वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में थी, जिस समय BPO वगैरह चलते थे,
उस समय में कोई भी इंजीनियर हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी इंजीनियर हो, उसको सॉफ्टवेयर कंपनी हायर कर लेती थी। 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, और 6 महीने में उसको सॉफ्टवेयर का समझा देती थी। 6 महीने के बाद में वो उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने लग जाता था, उस सॉफ्टवेयर से सारे काम करने लग जाता था। डिजाइन करना हो, सॉल्यूशन निकालना हो, जो भी काम हो वो सारे कर लेता था, क्योंकि इंजीनियर तो था ही, शिक्षित था ही। उसको ट्रेनिंग मिल गई तो वो अपने आप उस काम में क्या हो जाता था, मास्टर। तो वैसे ही हम यदि शिक्षित है तो आजाद है। ये आजकल के शिक्षित आजाद नहीं है, ये कैसे होते हैं, वो जैसे कहते हैं नीम हाकिम खतरे जान वाले चक्कर हो गया। ये किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो उसका वास्तव में एक तरह से अर्थ होता है उसको नहीं समझ पाते कि मैंने किस लिए सीखा है। और इसी चक्कर में फिर वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आपस में एक दूसरे से मैच नहीं हो पाते, बहुत सारी चीजें होती है। उनका एक एटीट्यूड तैयार हो जाता है उनमें, क्योंकि उनको पता ही नहीं हम सीखे किस लिए। शायद ही अगर आप एक सर्वे करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 75-80% लोगों को यह नहीं पता है कि हमने क्यों सीखा है। उनको पूछोगे ना क्यों सीखा है, नहीं हमको अच्छा जॉब मिल गया, हमारा अच्छा बिजनेस हो गया इसलिए हमने सीखा। अरे केवल उसके लिए थोड़ी सीखा जाता है, सीखा जाता है तुम्हारी टोटल पर्सनालिटी को एक तरह से शेप देने के लिए। जो शिक्षण होता है, एजुकेशन होता है, जो ट्रेनिंग होता है, वो तुम्हारे ऑल ओवर पर्सनालिटी को एक सुंदर शेप देने के लिए, एक सुंदर आकार देने के लिए शिक्षण होता है। जैसे घोड़े को प्रशिक्षण दिया जाता है कि जिस प्रशिक्षण के कारण जैसे ही उसको लगाम खींची जाती है, अगर राइट साइड से खींची जाती है तो घोड़ा क्या होता है, राइट साइड में मुड़ जाता है। लेफ्ट साइड से खींची जाती है तो लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। अगर दोनों लगाम खींची जाती है तो वो रुक जाता है। जैसे आपका हैंडल चलता है वैसे उसकी लगाम चलती है। और उसका भी प्रशिक्षण होता है। आपको गाड़ी भी ड्राइव करना है तो उसका भी प्रशिक्षण है। हाँ, बोर्ड गिरा है। मैंने कहा भी आज फटाखा, वो तो झंडा बंधन तो हो गया, पटाखा भी कैसे फूटा है। हाँ ठीक है, मैंने कहा आसपास के कोई बच्चे होंगे। अब हो गया, उनके पटाखे तो पहले मैच में खत्म हो जाते हैं, अभी कहाँ आजादी के लिए बचे रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण जो होता है वो ऑल ओवर हमारी क्वालिटी को डेवलप करता है। हमने ये भूल गए। अब आजकल जो शिक्षण करते हैं तो मुझे अच्छी सैलरी वाला, पैकेज वाला ऐसा जॉब मिलना चाहिए, मेरा करियर बनना चाहिए, मुझे उसके कारण ये होना चाहिए, मैंने इतना किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए। अरे कुछ नहीं है, ये इसके लिए होता ही नहीं है। अगर हम लोगों को गुरुदेव इसलिए सिखाते कि थे इतो शिको था ना आगे आचार्य बनता ही, तो ये तो होता ही नहीं था। गुरुदेव ने इसलिए सिखाया कि तुम साधु बने हो, मुनि बने हो, छोटी उम्र में बने हो, अभी तुम्हारा समय ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ध्यान सीखने का है। और वो भी गुरुदेव ने हमको कौन सा सिखाया, गुरुदेव ने कहा तुम कंठस्थ करो, लेकिन उसके साथ उससे भी ज्यादा, कंठस्थ से भी ज्यादा उसके अर्थ को समझने पर भार दो, उसको समझने में अपना समय लगाओ, उसमें अपनी ताकत लगाओ। क्योंकि आने वाला समय जो है, ये बात है आज से 40-42 साल पहले की। गुरुदेव ने कहा कि वो जो समय तुम्हारा रहेगा, उस समय में जो तुम कहोगे उसी के हाँ में हाँ भरने वाली जनरेशन नहीं रहेगी। हर बात को पूछेगी, ये क्यों, ये कैसे, ये क्या है। उस समय तुमको उसका भी जवाब देते आना चाहिए। तो तुम उसके अर्थ को भी समझो, उसके विवेचन को समझो, उससे जुड़ी हुई सारी बातों को समझो। ये शिक्षण होता है। अगर ऐसा शिक्षण दिया है तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हम ये करें। मैंने शायद आपको बताया नहीं, पता नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। हम लोग
हम लोग 2002 में पूना चंदन नगर में चतुर्मास के लिए थे। जैसे आपके इस मुंबई पनवेल में चतुर्मास को है, किसी को हम कहे पनवेल तो किधर है, तो उसको कहना पड़ता मुंबई के पास है। बाकी हमको मालूम है पनवेल कहाँ है, जो पूना मुंबई हाईवे पर कई लोग होते हैं, हमारे अशोक जी जैसे बोल दिए ना भाई, कई लोगों को पता ही नहीं था, पनवेल नाम भी नहीं सुना हुआ था, वो भी देखते हुए आ रहे पनवेल कहाँ है। जो आपको सिर्फ वो गुंडरदई नाम लगा, अर्जुनदा नाम लगा नया लग रहा था, अब उधर वालों को पनवेल भी नाम नया लग रहा है, ये क्या नाम है भाई। तो ठीक है, पनवेल का भी एक अपना अर्थ है, कभी चर्चा होगी तो उसकी बात करूंगा मैं। तो गुरुदेव के पास में कौन सी बात कह रहा था मैं आपको, हाँ, चंदन नगर में हम थे। तो चंदन नगर चतुर्मास के समय में जो है वहां पर हाँ जी, तो हम लोग पुनः चंदन नगर में 2002 में चतुर्मास को थे। ठीक है, मैं आऊंगा उस बात पर भी, थोड़ा सा वापस एक बार है ना मुड़ जाऊंगा। तो ये पनवेल और अर्जुनदा के चक्कर में वो गाड़ी दूसरे ट्रैक पर चली गई है। ठीक है, तो हमारे लिए जो है शिक्षण प्रशिक्षण ये सर्वांगीण होना चाहिए, ये सर्वत गुरुदेव का ये था। नहीं, तो हम लोगों ने गुरुदेव के पास जो अध्ययन किया, गुरुदेव ने जो हमको सिखाया, उसमें क्या हमारा शिक्षण ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं चंदन नगर की बात कर रहा था, याद आ गई। वहां पर मैं सुबह गोचरी के लिए जाता था, शाम को गोचरी में जाता था। एक घर पे गोचरी के लिए गया, 4 बहनें थी, उनका छोटा भाई था, भाई इंजीनियर था, बहनें भी कंप्यूटर इंजीनियर उस समय में 2002 में। तो उसमें उसकी पहली 1 या 2 बहनों की शादी हो गई थी। वो जो इंजीनियर लड़का था वो हमारे वहाँ बराबर स्थानक में कुछ ना कुछ काम रहता था, तो उसमें आता था, उसके निर्देशन में कई चीज़ें होती थी, वहाँ पर कुछ सुधारना वगैरह रहती तो करवा लेता था। तो उस परिवार से अच्छा परिचय था। मैं गोचरी के लिए जब गया तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब, मैंने अपनी जो तीसरी बेटी है उसका भी एंगेजमेंट कर दिया। अब हम लोगों को थोड़ा सा भाई, अब उन्होंने इतना कहा है तो कुछ पूछो तो उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे सामने बात ध्यान से सुनी। मैंने कहा कहाँ किया, तो बोले उसका जयसिंहपुर में किया। मैंने कहा जयसिंहपुर में, आपकी तो वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो वहाँ कैसे ये करेगी, वहाँ तो उसको जॉब वैसा मिलेगा नहीं। बात सुनने जैसी है, समझ के लेना आप लोग। उन्होंने कहा महाराज साहब, मैंने मेरी बच्चियों को पढ़ाते समय में शुरू से कह रखा था 10th के बाद तुमको जो पढ़ना है तुम करो, पढ़ो, लेकिन तुमको करियर के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना है। तुम अगर पढ़ोगी तो आने वाली जो जनरेशन रहेगी, जिस परिवार में तुम जाओगे, उस परिवार की आगे की जनरेशन को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो, वो क्या पढ़ रहे समझ सकते हो, इसलिए तुमको पढ़ना जरूरी है। कितनी गहरी सोच थी, कितनी अच्छी सोच थी। शिक्षण इसलिए होना चाहिए। आज तो हमने बस दिमाग में लिया है मुझे मोटी सैलरी मिल जाए, लड़का हो लड़की हो, हर एक का यही लक्ष्य होता है, मैं अपनी स्वयं की पर्सनल इनकमिंग रखूं, पर्सनल मेरा अकाउंट रहे। अरे क्या हम लोगों ने दिमाग में बना रखा है। शिक्षण को, एक अच्छी चीज को भी हमने एक तरह से लोगों में दहशत पैदा कर दी। पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, तो पहले माँ बाप के लिए एक तरह से बड़ी गर्व की बात होती थी, बड़ी उनके लिए एक तरह से प्रसन्नता की बात होती थी। आज सबके माथे पर चिंता की लकीर आती है, इसको अच्छी लड़की कौन सी मिलेगी और उसको अच्छा लड़का कौन सा मिलेगा। क्योंकि दोनों ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजा, लेकिन पढ़ने के पहले यह नहीं समझाया कि पढ़ना किस लिए, आगे बढ़ना किस लिए। तुझे केवल लग्जरियस लाइफ के लिए नहीं पढ़ना है, तुझे पढ़ना है हमारी अंदर में रही हुई उस प्रतिभा को समाज समष्टि सबके लिए वो उपयुक्त बने, हमारा जीवन भी बढ़िया बने, औरों का जीवन भी बढ़िया। जैसे वो गौराई माँ ने अपने बेटे को कहा, भंवरलाल जी जैन गए, माँ के चरण छुए, माँ को कहा मैं जा रहा हूं, धुलिया में मेरा पोस्टिंग हुआ है डिप्यूटी कलेक्टर के रूप में। माँ ने कहा बेटा आशीर्वाद है तेरे लिए, खूब मंगल कामना, लेकिन मेरे मन को ये बात जच नहीं रही है कि तू एक नौकरी करेगा। बोले माँ क्या करूं, अपने पास कुछ नहीं है। बोले बेटा तेरी ये बुद्धि, तेरी इतनी जबरदस्त ऐसी इंटेलेक्चुअलिटी, तू इतना होशियार है, इतनी प्रतिभा है तेरी, तू अपने प्रतिभा से, तू अपने कर्तृत्व से
हजारों लोगों का पेट भर सकता है, छोटे से छोटे जीवों का भी, कीड़े मकोड़ों का भी पेट भर सकता है। तू नौकरी करेगा, 8-10 जनों का पेट भरेगा। बेटा मुझे ये जच नहीं रहा है। देखो वो सोच होती थी हमारे लोगों की। हमने कभी ऐसा प्रशिक्षण अपने बच्चों को दिया कि बेटा तुम सीख रहे हो केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, केवल अपने लिए लग्जरी इकट्ठा करने के लिए नहीं, केवल 1 BHK 2 BHK कहीं भी सिटी में अपने बुकिंग करने के लिए नहीं, उसका EMI भरने के लिए नहीं। हम पढ़ रहे, सीख रहे, क्योंकि आज हमारा नॉलेज हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में ताकत बनने वाला है। ये शिक्षण वो मुक्त हो सकता है। वम्मधारी जिसको लगाम हो वो अश्व मुक्त होता है। आज तो लगाम चाहिए नहीं, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला चाहिए नहीं। रोकने वाला टोकने वाला रहे तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा, हमको लगता है कि हमारी आजादी छिन गया। अरे वो तो आजादी का मूल हमारा एक तरह से नींव वाला काम है। वो हमारी आजादी की सबसे बड़ी एक तरह से ताकत है। हम उसी से तो आजाद है, क्योंकि हमारे साथ किसी ना किसी की एक लगाम है। जिसकी लगाम लगी हो वही एक तरह से मुक्त स्वतंत्र हो सकता है। कहते हैं तैमूर खान, जो कि दिल्ली पर आक्रमण करके, दिल्ली को पराजित करके वहां पर अपना आधिपत्य जमाया, उसकी दिल्ली में शाही सवारी निकलने वाली थी। तो उस शाही सवारी के लिए जो उससे पहले वहां के बादशाह थे, वो राजा थे, उस राजा का हाथी जो था, सबसे मुख्य हाथी, उसे सजा कर लाया गया। हाथी के ऊपर होदा लगाया गया, अंबारी लगाई गई, और उस अंबारी में बैठने के लिए तैमूर खान को कहा गया। बोले इसमें कैसे चढ़ा जाता है? वो हाइट में कम था वो, और एक पांव उसका शॉर्ट भी था। तो बोले इस पर कैसे चढ़ा जाता है? उसे कभी हाथी देखी ही नहीं थी। तो वो सब जो राजा के सरदार थे हंसने लगे, पर उन्होंने अपने हंसी को दबाया। बोले नहीं महाराज, इसको ना ये हाथी को नीचे बिठा देंगे, इसके सूंड पर पांव रख करके आप उसके ऊपर चढ़ जाना, उसमें बैठ जाना। बोला अच्छा ऐसी बात है। हाथी को बिठाया गया, उसके सूंड पर पांव दिया, और सूंड पर पांव दे करके उसने छलांग लगाई, हाथी के ऊपर चढ़ा और जाकर होदे में बैठ गया। अब जैसे वहां बैठा, बोले इसकी लगाम दो, मैं हाथी को चलाऊंगा। सब वापिस थोड़ा सा हंसने लगे। बोले क्या हुआ? बोले इसका लगाम नहीं होता है। बोले फिर ये हाथी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? बोले ये जो आगे आदमी बैठा है उसके हाथ में जो अंकुश है, वो अंकुश से हाथी को कंट्रोल किया जाता है। कहते तैमूर खान ने तुरंत उस पर से छलांग लगाई, होदे पर से ऊपर से कूदा और अपना घोड़ा मंगा और घोड़े पर चढ़ करके चलने लगा। बोले ऐसा क्यों? बोले जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं, ऐसे किसी की भी सवारी मैं करता ही नहीं। लगाम वो काम करती है। हमारे जीवन में लगाम यदि है, बड़ों का अनुशासन यदि है, बड़ों के शब्दों के प्रति हमारे मन में यदि एक ऐसी बॉन्डिंग है, तो आप समझ लो जीवन में आप हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ सकते हो, आप खूब सफलता हासिल कर सकते हो। हमारे राष्ट्र को आज आजादी मिली, कई प्रकार की हमारी जो एक तरह से उस समय में शक्तियां क्षीण हो रही थी, हमारी शक्तियां जो है उनको एक तरह से शोषण किया जा रहा था, उन शक्तियों को एब्सॉर्ब किया जा रहा था परकीय लोगों द्वारा। जैसे पेड़ पर वो होता है ना, लता होती है पेड़ पर, पेड़ जितना भी अंदर से ये लेता है वो सारा वो खुद ही ग्रहण कर लेती, पेड़ सूखता जाता है, वो बढ़ती जाती है, लता बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारे देश की जो ताकत थी, हमारे देश की बौद्धिक, हमारे देश की आर्थिक, हमारे देश की राजनीतिक, हमारे देश की सामाजिक जो शक्तियां थी, उन शक्तियों को कमजोर करके अपने आप को जो आक्रमण करने वाले थे वो मजबूत बना रहे थे। लेकिन हमारे देश ने एक ऐसा हुंकार भरा, हमारा संपूर्ण देश उस समय एक साथ खड़ा हुआ। हाँ जी, यानी अच्छे आइए, आगे आ जाएंगे वो। तो
हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और उसका ये परिणाम है। आओ तनिष्का, आ जाओ, आगे आ जाओ आप लोग, इधर से आ जाओ, बहना रास्ता दे देगी, यहीं से बीच में से आ जाओ। तो ऐसा उनको हमारा देश आजाद हुआ, और हमारा देश आजाद हुआ तो वो एक साथ हम आए, हमने एक साथ मिलकर के जो अपने शक्ति को उस हमारे बापू के साथ जोड़ दिया। बापू जिन्होंने अपने देश की इस परिस्थिति को देखा, हमारे देश की उस हालत को देखा कि संपन्न है, समृद्ध है, समर्थ है, लेकिन फिर भी ये याचक बन करके हमारे आक्रमणकर्ताओं के सामने खड़ा है। उसके समृद्धि, सामर्थ्य और संपन्नता को प्रकट करने के लिए स्वयं की सारी लग्जरी को उन्होंने छोड़ दिया, और वे जो है हमारे इस संपूर्ण आजादी का नेतृत्व करने वाले ऐसे महापुरुष बने, जिनको पूरे देश ने महात्मा के रूप में जाना। आज भी हमारा राष्ट्र एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिस समय में हमारा अपना एक आत्मविश्वास, हमारा आत्मसम्मान दांव पर लग रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान में जो भी हमारी सारी ये एक तरह से शक्तियां हैं, वर्तमान में हमारे देश में जो भी शासक है, वे हमारे संपूर्ण देश के इस आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को बनाए रखने के लिए हर प्रकार से कोशिश करेंगे। तो जो आज़ादी हमको हमारे उन ऐसे एक केवल बापू नहीं, बापू के पीछे ऐसे लाखों लाखों लोगों का बलिदान, जिसमें हमारे जैन धर्म के, जैन समाज के भी, जैन संस्कृति के भी अनेकों वीरों ने अपने प्राण बलिदान किए हैं। ऐसे उस आज़ादी को स्वतंत्र रखना आपका, हमारा सबका फर्ज है, क्योंकि आप बार बार सुनते हैं ये केवल अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। किसका काम है? 140 CR 140 करोड़ की जो जनता है, सबका कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के, क्योंकि राष्ट्र है तो धर्म है, धर्म है तो हम है, और हम है तो ही राष्ट्र है। इसलिए अपने अस्तित्व के लिए हमको इस प्रकार से ये सारे अवसर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी अपने आप को आदतों की गुलामी से आजाद बनाया। संकल्प करें, मेरी ये आदत मुझे परेशान करती है, थोड़ा शिफ्ट करो। एकदम से नहीं छूटती है ना, देन यू कैन शिफ्ट। अगर आपको तंबाकू की आदत है, खुशबू वाले तंबाकू की आदत है, आप थोड़ा सा लौंग, खड़ी शक्कर, इलायची, इसकी तरफ आ जाओ। आपको चाय की आदत है, गर्म पानी की तरफ, ग्रीन टी की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। और कल मैं एक बात कहते रह गया, बहुत सुंदर यहाँ के मेवाड़ महिला मंडल जो पनवेल का है, उनके यजमानित्व में यहाँ के पनवेल संघ, मेवाड़ संघ के सहयोग से संपूर्ण M4 मेवाड़ महिला मंडल मुंबई का जो समागम हुआ, उसमें कुछ बातें हुई। तो एक बात मेरी रह गई थी, मैं यहाँ से इस मंच से आपके माध्यम से कह दूं कि एक ध्यान रखना, आप अगर सही में अपने परिवार में एक तरह से आनंद खुशी का वातावरण चाहते हैं, अपने बेटे बहू का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, होने वाली अपने घर की बहू हो या बहू बन करके अपने पराए घर में जाने वाली बेटी हो, उनका उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो प्री वेडिंग की बजाय उनको पहले अपने गुरुओं के और अपने गुरु के जो श्रद्धा स्थान है, जो धाम है, वहां यदि हम दर्शन के लिए भेजें और उस चीज को यदि हम वहां से आशीर्वाद लेकर के उनको आगे बढ़ाए, तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। वी हैव टू गिव ऑप्शंस, हमको पर्याय देने चाहिए। हम केवल किसी बात को मना करके किसी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम पर्याय दे तो ये पर्याय भी 100% हम जीवन में अपनाए और शिफ्ट हो जाए। हमारी कोई आदत यदि हमारी कमजोरी बनी है तो हम उसको अपनी उस आदत को बदलने के लिए पुरुषार्थ करें। जहां कहीं हमारी आवश्यकता हो, आप जरूर हमारे पास आए, हमको पूछे, हम आपको उसमें कई प्रकार की ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं जो हमको सूझेगा, हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आज यदि आज़ादी के अवसर पर हम अपने आप को आदतों की गुलामी से आजाद बनाए तो हमारा जीवन और सुंदर बन सकता है। इन मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे।